Assalamualaikum everyone. वेलकम टू माय चैनल द डॉक्टर्स क्लिनिक। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है क्रोनिक डायरिया। तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि इसका सिम्टम्स, साइड इफ़ेक्ट, इसका सिम्टम और इसका काउजेज क्या है, ये किस कारण से होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, वो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिम्टम ऑफ क्रोनिक डायरिया। जो क्रोनिक डायरिया का सिम्टम होता है वो है कुछ इस तरह है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम ऑफ क्रोनिक डायरिया इज द पैसेज ऑफ वाटरी थिन स्टूल फॉर 4 वीक्स अपार्ट फ्रॉम दिस। इसमें होता है वाटरी पानी के जैसा स्टूल होता है और ये 4 हफ्ते से होता है, तो इसको बोलते हैं, ये 4 हफ्ते तक हम कंटिन्यू बना रहता है तो इसको बोलते हैं क्रोनिक डायरिया। और इसके बाद जो सिम्टम है वो कुछ इस तरह है। स्वेलिंग रहता है, स्टमक में स्वेलिंग रहेगा, मोर फ्रीक्वेंट बोवेल मूवमेंट, जो बोवेल का मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट रहेगा, बहुत ज़्यादा स्पीड रहेगा, इसीलिए ये भी एक डायरिया के कारण बनता है। और स्टमक क्रैम्प होगा और स्टमक में मरोड़ होगा, क्रैम्प का पेन भी हो सकता है। इसके बाद नोजिया, उल्टी जैसा लगना, ऐसा भी हो सकता है। क्रोनिक डायरिया के लक्षण। क्रोनिक डायरिया का सबसे प्रमुख लक्षण 4 हफ्ते तक पानी की तरह पतले मल का आना है। इसके अलावा कुछ अन्य लक्षण इस प्रकार से है। सूजन और अधिक बार मलत्याग, पेट में ऐंठन, जी मिचलाना, जो कि मैंने पहले ही बताया। उसके बाद ड्यू टू क्रोनिक डायरिया इज एस्टिमेटेड, ये काउजेज है इसका। ये किस कारण से होता है वो देख लेते हैं। ड्यू टू क्रोनिक डायरिया इज एस्टिमेटेड दैट ओनली 1% to 3% पीपल हैव क्रोनिक डायरिया। जो क्रोनिक डायरिया होता है वो 1% से लेकर 3% लोगों में हो सकता है। कम लेट अस नाउ व्हाट आर द मेन रीजन बिहाइंड क्रोनिक डायरिया। जो क्रोनिक डायरिया का मेन रीजन है वो क्या है। कंज्यूमिंग एल्कोहल, जो एल्कोहल लेता है उसको क्रोनिक डायरिया हो सकता है। उसके बाद ड्रिंकिंग मोर बीवरेजेस, जो बीवरेजेस होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिंक करता है तो इससे भी हो सकता है। उसके बाद जो बीवरेजेस होता है उसमें कैफीन अगर कंटेंट है तो उससे भी हो सकता है। उसके बाद टेकिंग मेडिसिन लाइक सनाया अगेन एंड अगेन, और मेडिसिन जैसे कि सनाया उसको बार बार लेता है तो उसको इसमें भी हो सकता है इसको क्रोनिक डायरिया। और टेकिंग लैक्सेटिव्स, जो कि हमारा होता है, जो कि हम लोग कॉन्स्टिपेशन में यूज़ करते हैं, अगर वो इस टैबलेट को भी अगर कंटिन्यू यूज़ करेगा तो इससे भी हो सकता है। इसके बाद एंटीबायोटिक्स से भी हो सकता है। उसके बाद एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन जो होता है, जैसे कि SSRI हो गया और TCS हो गया और SNRI हो गया सेलेक्टिव नॉरएफ्रिन रिएप्टेक इनहिबिटर जो दवाई होता है, इन सब से भी क्रोनिक डायरिया हो सकता है। इसके बाद जो SSRI है वो बहुत ज़्यादा पोटेंट मेडिसिन है, लेकिन उससे भी हो सकता है डायरिया। हैविंग बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन, अगर पेशेंट को बैक्टीरिया की वजह से या वायरस की वजह से अगर कोई इन्फेक्शन है तो उससे भी डायरिया हो सकता है। इसके बाद इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, अगर इंटेस्टाइन में सूजन है तो उससे भी हो सकता है। और इरिटेबल बाउल काउजेज, अगर गैस है, बहुत ज़्यादा एसिड बन रहा है तो उससे भी डायरिया हो सकता है। इसके बाद हैविंग एनी काइंड ऑफ फूड एलर्जी, अगर किसी खाने से फूड एलर्जी है पेशेंट को किसी पर्टिकुलर खाने से तो उससे भी हो सकता है। अगर वो खाना बंद नहीं करवाया जाए तो वो बना रहेगा। तो इसी को हिंदी में देख लेते हैं। क्रोनिक डायरिया के कारण ऐसा अनुमान है कि 1 से 3% लोगों को ही क्रोनिक डायरिया होता है। आइए जानते हैं कि क्रोनिक डायरिया होने के पीछे का मुख्य कारण क्या है। शराब का सेवन करना, कैफीन युक्त अधिक पेय पदार्थ पीना, सनाया जैसी अशुद्धि बार बार खाना, लैक्सेटिव, एंटीबायोटिक, एंटीडिप्रेसेंट दवाई लेना, बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होना, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज व इरिटेबल बाउल के कारण भी हो सकता है, किसी प्रकार की फूड एलर्जी से हो सकता है। उसके बाद ट्रीटमेंट पर आ जाते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। और ट्रीटमेंट से हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि इसमें कौन सा खाना अवॉइड करेंगे। तो इसमें जो हमारा इंटेस्टाइन की मोटालिटी को बढ़ा देता है जो खाना, उसको हम लोग इसमें अवॉइड करेंगे। और इसके बाद हम लोग ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक डायरिया। क्रोनिक डायरिया में ट्रीटमेंट, उसको पेशेंट को पहले एडवाइस करेंगे कि अवॉइड फैटी फूड्स, जो हमारा तेल जो पदार्थ होता है, घी से बना हुआ कोई चीज़ होता है या फिर रॉ वेजिटेबल से होता है, इन सबको
अवॉइड करने के लिए बोलेंगे पेशेंट को। उसके बाद पेशेंट को बोलेंगे कि गर्मी से बचें ज़्यादा से ज़्यादा, और ये सब पेशेंट को हम लोग एडवाइस करेंगे। उसके बाद हम लोग पेशेंट को देंगे टैबलेट फ्लाजील 400 mg का, जिसके अंदर कंपोजिशन होता है मेट्रोनिडाजोल, जो कि 400 mg का दिन में 3 बार 5 दिनों तक लेने के लिए बोलेंगे। ये एक एंटी एमोबिक मेडिसिन है। या तो फिर अगर ये ना देना चाहें तो इसके बदले में आप टेनिडेजोल सेचिल दे सकते हैं। उसके बाद टैबलेट सल्फागुआनिडीन, एक टैबलेट हम लोग दिन में 3 बार लेने के लिए बोलेंगे पेशेंट को, और उसको लेने के लिए कहेंगे 10 दिनों तक। ये इंटेस्टाइनल एंटीबायोटिक है। इसके बाद टैबलेट मेंडाजोल, एक टैबलेट हम लोग दिन में 2 बार बोलेंगे, 3 दिनों तक इसको देना है। उसके बाद डीवॉर्मिंग, ये वर्म जो जैसे कि पेट में अगर वर्म हो गया, वर्म के कारण अगर डायरिया हो रहा है तो ये उस वर्म को ख़त्म कर देगा। उसके बाद हम लोग दे सकते हैं टैबलेट लोमोटिल, जो कि 1 mg का, जो कि एक टैबलेट देंगे हम लोग दिन में 2 बार, या तो फिर इसको हम लोग दिन में 3 बार भी दे सकते हैं। ये क्या करेगा, एंटी मोटिलिटी, जो हमारा डायरिया में क्या होता है कि मोटिलिटी बढ़ जाती है, जैसे कि हमारा इंटेस्टाइन का जो मोटिलिटी है, स्पीड है, वो बढ़ जाती है, तो इस कारण डायरिया होता है। तो ये एंटी मोटिलिटी ड्रग क्या करेगा कि उसको मोटिलिटी को कम करके उसके डायरिया को कम करने में, रिलीफ करने में मदद करेगा। उसके बाद हम लोग टैबलेट मेबास्पा 100 mg BD या TDS दिन में 2 बार या 3 बार देने के लिए बोलेंगे, जो कि इसका कंपोजिशन है मेबेवेरिन। उसके बाद इंजेक्शन विटकोफॉल दे सकते हैं 3 ml का जो आता है, उसको हम लोग इंट्रामस्कुलर देंगे ऑल्टरनेट डेज इंटू 5 डेज, मतलब 5 इंजेक्शन देंगे हम लोग ऑल्टरनेट डेज करके, एक दिन छोड़कर एक दिन। 10 दिनों में हमारा 5 इंजेक्शन खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर इसको हम लोग बंद कर देंगे। उसके बाद हम लोग देंगे टैबलेट पेस्टोजाइन, जो कि एक टैबलेट देंगे हम लोग दिन में 2 बार। ये क्या करेगा, ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो ये खाना को सही से पचाएगा। उसके बाद अगर खाना सही से पचेगा तो स्टूल भी क्लियर पास होगा। और इसके अलावा इसके बाद जो हम लोगों ने दवाइयाँ दिया, उससे अगर पेशेंट को रिलीफ नहीं मिला तो फिर हम लोग देंगे टैबलेट न्यूट्रोलिन बी, जो कि एक टैबलेट दिन में 3 बार देने के लिए बोलेंगे, खाने के लिए बोलेंगे दिन में, ये 10 दिनों के लिए। उसके बाद ये क्या होता है कि ये प्रीबायोटिक होता है, लैक्टोबैसिलस। और उसके बाद अगर इसको ना देना चाहें तो इसमें आप दूसरा भी दे सकते हैं, जो कि कैप्सूल प्रीबायोटिक आता है। इसको आप दे सकते हैं दिन में 3 बार 10 दिनों के लिए। उसके बाद जो देना है वो है इकोनॉर्म सैचेट, जो आता है 250 mg का, उसको दिन में 1 बार देंगे और 10 दिनों के लिए। और इसके बाद हम लोग देंगे टैबलेट सेरिनेस, जो कि 0.25 mg का आता है। इसको हम लोग देंगे दिन में 2 बार, एक टैबलेट करके, और इसको देंगे 30 दिनों के लिए। इसको अगर आप ना देना चाहें तो आप दूसरा भी टैबलेट यूज कर सकते हैं, जो कि आता है अल्प्राजोलम 0.25 mg, जो कि दिन में 2 बार दे सकते हैं। इसको भी आप 30 दिनों तक दे सकते हैं। और इसके बाद हम लोग इफ़ अल्सरेटिव कोलाइटिस इज सस्पेक्टेड, अगर लग रहा है कि पेट में कोई अल्सर है तो आप फिर टैबलेट देंगे सालाजोपाइरिन, जो कि एक टैबलेट देंगे दिन में 3 बार, और इसको देंगे 15 दिनों के लिए। इसके बाद देंगे इसमें टैबलेट वाइसोलोन, जो कि एक टैबलेट दिन में 2 बार देंगे 7 दिनों के लिए, जो कि स्टेरॉइड है, लो डोज स्टेरॉइड का लो डोज होता है, जो कि हमारा स्टमक में जो अल्सर है उसके वजह से अगर स्वेलिंग हुआ होगा तो उसको ये रिलीफ करेगा। उसके बाद हम लोग देंगे इफ़ एसोसिएटेड विथ एनोरेक्सिया, अगर पेशेंट को भूख नहीं लग रहा है और पेशेंट का वेट लॉस हो रहा है तो इसमें हम लोग देंगे फिर। और लो फीवर एंड पेन, अगर थोड़ा बुखार है और दर्द भी है, थिंक ऑफ ट्यूबरक्लोसिस ऑफ इंटेस्टाइन्स। तो अगर ये सब सिम्टम्स देखने को अगर आपको मिल रहा है कि अगर पेशेंट को भूख नहीं लग रहा है और वज़न कम हो रहा है और फीवर है थोड़ा सा और पेन भी है और पेन है, तो ये सब अगर सिम्टम आपको नज़र आ रहा है तो आप सोच सकते हैं ट्यूबरक्लोसिस ऑफ इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइन का टीबी होता है, इसके बारे में आप सोच सकते हैं। और अगर आपको सस्पेक्ट होता है कि अगर इसको इंटेस्टाइनल टीबी हो गया है तो आप इसका टेस्ट करवा के
फिर आप ट्यूबरकुलोसिस, जो एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग होता है, आप उसको भी उसको भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि हम लोग ट्यूबरकुलोसिस का केस जब हम लोग पढ़ाएंगे तो उस टाइम हम लोग दवाई के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में फुल डिटेल से डिस्कस करेंगे। इफ़ स्टिल देयर इज़ नो रिलीफ, अगर ये सब दवाई देने के बाद भी अगर रिलीफ ना मिले तो एज ए जीपी हम लोग ओपीडी में ये केस को हैंडल नहीं करेंगे, इसको रेफ़र कर देंगे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास। रेफर अर्ली इफ देयर इज़ वेट लॉस, ब्लड इन स्टूल्स, अगर पेशेंट का वेट लॉस हो रहा है बहुत ही फ्रीक्वेंट और ब्लड स्टूल से ब्लड आ रहा है और ये एब्डोमिनल में लंप है, तो इसमें हम लोग रेफ़र कर देंगे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास। स्टूल, इसके बाद एग्जामिनेशन क्या करवाएंगे, इसमें स्टूल का एग्जामिनेशन करवाएंगे। उसके बाद सिग्मोइड स्कोपी एंड क्लोनोस्कोपी भी करवा सकते हैं। इसके बाद KUB एक्सरे एंड बेरियम एनिमल एंड एल्डरली पर्सन गेट्स डायरिया ऑफ एंड ऑन विथ और विदाउट ब्लड, रेफर अर्ली ऑफ सिग्मोइड स्कोपी। अगर ब्लड आ रहा है उसके स्टूल में तो उसको हम लोग क्लोनोस्कोपी या सिग्मोइड स्कोपी करवा सकते हैं टू रूल आउट कार्सिनोमा ऑफ कोलोन एंड रेक्टम। इससे पता चलेगा कि अगर कोलोन में कोई कैंसर है या रेक्टम के अंदर कोई कैंसर है, तो इस टेस्ट से पता चल जाएगा। तो ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक था कोरोनिक डायरिया का वो यहीं पर ख़त्म होता है। और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेगा तो और भी ज़्यादा वीडियो बनाने का मन करेगा और इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट केस में। आज के लिए शुक्रिया सभी को, मिलते हैं अगले केस में।